नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है इंडिया इज राइजिंग अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी, विल नरेंद्र मोदी विन इन 2024। कि मतलब क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे? तो चलिए देखते हैं भाई कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको क्या लगता है इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? हुई भी है और नहीं भी हुई है। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें उसने की हैं अपने कंट्री के लिए, बट अगर मेजॉरिटी पे जाए तो लोग उसको नहीं भी पसंद करते और ज़्यादा जाए तो कुछ लोग पसंद भी करते हैं। बट मोदी पावरफुल लीडर है तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इंडिया में डेवलपमेंट देखें, टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में, एमबीबीएस में तो बहुत ज़्यादा हुई है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रूम किया अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप देखें उसके अलावा पॉवर्टी, उसके जो वहाँ पे पॉवर्टी है इस टाइम वो अंडर द लाइन जा रही है। उसके लिए उसने अगर काम किया मोदी ने तो वो पेपर वर्क है, सिर्फ ऑन द पेपर उसने बहुत काम किया। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाएं तो उसने कोई काम भी नहीं किया अपने गरीब को ऊपर उठाने के लिए। वहाँ पे आप पेंडेमिक देख लें, कोविड का इतना ज़्यादा फैला कि उसको अपने शमशान घाट बंद करने पड़े, इर्द गिर्द जालियाँ लगानी पड़ी ताकि लोग अंदर के हालात ना देख सकें कि अंदर हो क्या रहा है। वो उसको छुपाता रहा मोदी। तो इस वजह से अगर आप टेक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आगे है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप उसकी एमबीबीएस की बात करें तो टॉप 100 डॉक्टर्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी इंडिया ब्रेक करने लगा है कुछ ही अरसे में, जो आने वाली इस टाइम खबरें हैं उसके मुताबिक। मेरे भाई इसलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का या पाकिस्तानी जनता को ना यार पता नहीं पढ़ाई लिखाई से क्या दुश्मनी है। जीके बड़ा कमजोर है यार, आप लोगों का बहुत ज्यादा कमजोर है जीके। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आपने बात कही कि गरीबी की, भैया आईएमएफ की रिपोर्ट है, इंडिया की रिपोर्ट नहीं है। आईएमएफ एक विदेशी और बहुत बड़ी संस्था है जो इन सब पर नजर रखती है। उसने कहा है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी नीचे कर दी है। ये हम नहीं कह रहे भैया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है। वही आईएमएफ जिससे आप लोन लेते हैं, जिसके आगे पीछे आप घूम रहे हैं कि भैया दे दो, कुछ सरकार चलानी है, देश चलाना है, वही आईएमएफ है। तो लोन लेते वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, बड़ा अच्छा है आईएमएफ, बड़ा अच्छा है। और वही आईएमएफ जब रिपोर्ट देता है कि 1% से कभी एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हो गई है इंडिया की, तो आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना दोहरापन आप लेकर कहां से आते हो बॉस? ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र कहां से लेकर आते हो? फिर आप कह रहे हो कि जी पैंडेमिक में आपने संभाल लिया था क्या? आपके यहां लोग नहीं मरे क्या? 20-25 हजार लोग आपके यहां भी तो मरे हैं। तो 25 करोड़ की आबादी में 20-25 हजार लोग आपके यहां भी मरे हैं। आपके यहां भी लोगों को ऐसा नहीं है कि छुपाया नहीं गया है, खूब डेटा छुपाया गया है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई देख लीजिए, हमारी तो जनसंख्या 125 करोड़ है ना बॉस, 125 करोड़ है हमारी जनसंख्या। और अगर ओवरऑल आप डेथ्स की बात करेंगे, मैं कोई ये सरकार की बचाव नहीं कर रहा सरकार का, पेंडेमिक में सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, मैं भी इस बात को कहता हूं। लेकिन अगली बार के लिए हम तैयार हैं। और आप देख लीजिए कि उसी का नतीजा है कि दुनिया भर में हमने दवाई दी, वैक्सीन दी और हमने संभाल लिया अपने आप को। हमसे ज्यादा लोग यूएस में मरे हैं, लेकिन वो तो आपको नजर नहीं आएगा, जबकि वहां पे जनसंख्या है यूएस की 32-33 करोड़, तब भी हमसे ज्यादा मरे। ब्रिटेन में हमसे और कम है, तब भी बहुत ज्यादा मरे। इटली में तो बिल्कुल कम है, तब भी आप रेशियो देखोगे तो वहां पे ज्यादा मरे। और आप कह रहे हो कि जी इंडिया में ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप हमारी हेल्थ सर्विसेज जो है ना बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमने अच्छे तरीके से हैंडल किया और अब हम उसके लिए वेल प्रिपेयर हो चुके हैं। हाँ, प्रिपेयरनेस में सरकार ने गलती की। जब वो दूसरी लहर आई तो उसमें उनको अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा भयानक हो जाएगा। ये उनकी कैलकुलेशन गलत हुई, यहां पे तो मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं। लेकिन ये कहना कि भाई इंडिया में कुछ नहीं हो रहा और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, छोड़ो यार, आपको पता ही नहीं कुछ भी। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर जो इस ड्यूरेशन में हुआ है अंडर कोविड, वो हुआ है आईटी। उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और दूसरा उन्होंने ट्रेडिंग में की है। ट्रेडिंग में इंडिया ने सबसे बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं।
और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी उन्होंने अपने बेटर किए हैं दूसरे मुल्कों के साथ, दैट्स वाई उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतनी तरक्की देखते हुए इंडिया की आने वाले टाइम पीरियड 2024 के इलेक्शन में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफ़ा भी अपना टेन्योर दोबारा लेके आएंगे? क्या तीसरी दफ़ा भी वही एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे? हो सकते हैं, क्या चांसेस हैं, क्या रीज़न? ज़ाहिर बात है एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जब लोगों के लिए अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो लोग भी ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करेंगे। जब उसके लोग उसके साथ हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता? कौन रोक सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट तो अभी मुझे कोई नज़र तो नहीं आई वहाँ पे जितना मैं जानता हूँ। और मोदी का तो सबको ही पता है कि वो किस किस्म के हैं, तो उनके बारे में तो मैं टोटली स्पीचलेस, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, उनके बारे में स्पेशलिस्ट, लेकिन अगर हम एज अ हुक्मरान उनको देखें, मतलब बीइंग अ पर्सन नहीं, एज अ हुक्मरान देखें और इंडिया की डेवलपमेंट देखें, तो क्या आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ? मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ अभी तक तो कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने एजुकेशन पे थोड़ा सा जोर ज़रूर दिया है, बट अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इतनी खास तो नहीं हुई। व्हाट अबाउट आईटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी? आईटी इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत काम तो किया हुआ उन्होंने। आई थिंक इंडिया ने हर सेक्टर में तरक्की की है। उन्होंने अपने आईटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। प्रीमियर लीग्स, उनके डोमेस्टिक लेवल, उनके क्लब लेवल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जैसा कि इन्होंने लेवल ख़त्म कर दिया, डोमेस्टिक लेवल ख़त्म कर दिया। इस वजह से हम इस सेक्टर में भी और बाकी सेक्टर में भी तरक्की नहीं कर रहे। आप किस तरह देखती हैं इंडिया की तरक्की को, कि कितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में पिछले इतने टाइम में? मोदी की 2 हुकूमतें गुजरी हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है एक्चुअली। वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो मतलब आपस में लगे हुए कि हमने ये पोजीशंस लेनी है और ये आपस में ही झगड़ के और हाँ, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। आपने कहा कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, अगर वहाँ मेजॉरिटी पसंद ना करती होती तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, क्या वजह? पावर एंड मनी। आज के वर्ल्ड में अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, 2 टेन्योर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत गुजार चुकी है। आपको क्या लगता है एज प्राइम मिनिस्टर दोबारा वो इलेक्ट हो जाएंगे 2024 में? उनके अवाम इतनी सपोर्टिव है, उनके साथ सपोर्टिंग है? असल में ना मोदी के जो पिछले 2 टेन्योर्स आए हैं, अगर आप उसको देखें तो वो एक आरएसएस के एजेंडे पर आए हैं। इलेक्शंस करीब आते जाएं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाना, उसको ये कहना कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, इस बिना पर वो इलेक्शंस जीतते हैं। ऐसे इलेक्शन जीतते हैं। वो इलेक्शन इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। वो इलेक्शन इसलिए जीतते हैं क्योंकि अब हमारे घरों में 24 घंटे बिजली आती है। वो इलेक्शन इसलिए जीते हैं क्योंकि जिन गांवों में या जिन जगहों पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 70-75 सालों में बिजली नहीं गई थी, वहां तक बिजली पहुंचाई है। वो इलेक्शन इसलिए जीते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत शानदार डेवलप किया है। वो इलेक्शन इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार पर काबू पाने की कोशिश की, चीजों को डिजिटल किया ताकि बीच में जो मिडिल मैन होता है उसको खत्म किया जा सके। वो इलेक्शन इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे और नए स्कूल कॉलेज इन पर काम किया है। वो इलेक्शन इसलिए जीते हैं क्योंकि नए अस्पताल बन रहे हैं। वो इलेक्शन इसलिए जीते हैं क्योंकि अब हमारे इंडियन रेलवे की हालत देखिए, नई ट्रेनें आ गई हैं, वंदे भारत देखिए, न्यूज बुलेट ट्रेन आने वाली है, उस पर जोरदार तरीके से काम चल रहा है। वो इलेक्शन इसलिए जीते क्योंकि आप देखिए कि एयरपोर्ट का जाल फैलता जा रहा है, नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, छोटी छोटी जगहों को डेवलप किया जा रहा है। वो इलेक्शन इसलिए जीते हैं क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, किसान फसल बीमा लेकर आए। वो इलेक्शन इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। और अगर 2024 में भी वो इलेक्शन जीतेंगे तो अपने काम की बदौलत ही जीतेंगे। काम अगर नहीं करेंगे तो यह हमारा हक है, हम वोट नहीं देंगे, उनको कुर्सी से उतार देंगे। आपकी तरह सिलेक्टेड पीएम नहीं है हमारे यहां। हमारे यहां एक एक वोट देकर इलेक्ट करते हैं। जो काम करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। और यही होता है यहां पे। उसकी ताकत हमारे पास है। सेना आपकी तरह नहीं बिठाती पीएम, हमारे यहां हम चुनते हैं अपना पीएम। 2 बार से चुना है, अगर तीसरी बार भी उनका काम अच्छा लगेगा, हमारे देश के लोग उनको चुनेंगे। नहीं अच्छा लगा होगा हटा देंगे। सिंपल है हमारे यहां, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी ही एक लोगों के अंदर
आप कह लें कि क्रुएलिटी है, उसके खिलाफ दुश्मनी का एक अंसर है, नफ़रत है पाकिस्तान से, कि जो बंदा भी अगर कहेगा कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, वो आ जाएगा। दूसरी बात है पैसा। एक बात बताओ, पाकिस्तान से नफरत क्यों ना हो? अगर आपके घर पर कोई रोज आके बम मारे, जंग छेड़ दे आपके खिलाफ, आप उससे क्या मोहब्बत करोगे? आपने 4 बार बड़ी जंग छेड़ी है हमारे खिलाफ। इंडिया ने नहीं शुरू की एक भी जंग, आप लोगों ने की जंग। हम आपसे मोहब्बत से पेश आएंगे, हम आपसे प्यार करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आप हमारे साथ जंग छेड़ो, आप हम पर हमले करो, आतंकवादी कार्रवाई कराओ, मुंबई जैसा अटैक करो, पुलवामा जैसा अटैक करवाओ, उरी जैसा अटैक करवाओ, आतंकवादियों को पालो जो हमारे खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, आपकी जमीन का इस्तेमाल करते हैं। हाफिज सईद को बोलते हुए नहीं सुना है कि हमने पाकिस्तान की जमीन पर, और उसके बाद आप कहते हो कि हम आपसे मोहब्बत करें। क्यों करें भाई मोहब्बत? अरे भाई मोहब्बत क्या, कोई रिश्ता नहीं रखना बॉस आपके साथ। आप अपने यहां खुश रहिए, हमें छोड़ दीजिए। कोई रिश्ता नहीं रखना बॉस, जरूरत ही नहीं रिश्ते की। प्यार मोहब्बत की बात होती तो आप अलग ही नहीं होते। जब प्यार मोहब्बत होता तो अलग क्यों हुए फिर? क्योंकि बन नहीं रही थी आपस में। तो जब आपस में बन नहीं रही थी, जब जिस आपस में नहीं बनने की वजह से आपने एक अपना अलग मुल्क मांगा, हमने दे दिया, तो अब काहे का संबंध भाई? काहे का संबंध? वहाँ पे हमारे पाकिस्तान की तरह हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती है, ठीक है। कोई भी किसी को भी पैसा फेंके वो बिक जाता है, ठीक है। अगर आप एक गरीब से भी पूछेंगे ना, अगर मोदी उसको सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं आने वाले टेन्योर में पाकिस्तान को ये कर दूंगा, वो ये नहीं देखेगा कि मेरी क्या गुर्बत बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। वो ये कहेगा कि पाकिस्तान के साथ इसने ये करना है तो ठीक हो गया भाई, इसको ही वोट दे दो। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें आने वाले टाइम पीरियड की, 2024 में जो इंडिया में इलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है उसमें क्या तीसरा टेन्योर भी, तीसरी हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिर से आ जाएगी? क्या वहाँ के अवाम इतनी उनके साथ है और उनकी डेवलपमेंट को देख रही है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्ट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? अगर वो काम कर रहे हैं कौम के लिए और सब सपोर्टिव हैं तो फिर ऑफ कोर्स हो सकता। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, डू यू थिंक कि ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द रीज़न? मतलब सिर्फ उनकी हुक्मरान उसकी वजह है या अवाम का भी हाथ होता है? इस क्वेश्चन में तो ज़ाहिरी बात है कि जो मुल्क में ज़ाहिरी बात है डेवलपमेंट होती है, वो ज़ाहिरी बात है उसका प्राइम मिनिस्टर ही उसका जो होता है वजह होती है। प्राइम मिनिस्टर जो फैसले करता है उसी लिहाज से डेवलपमेंट होती है। ज़रूरी तो नहीं जो लॉज हैं उसी के अकॉर्डिंग हो। प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है। आईटी में इंडिया नो डाउट बहुत आगे है, पाकिस्तान से तो बहुत आगे आईटी। उनके आईटी के इंजीनियर्स, आईटी सॉफ्टवेयर्स के ये लोग तो बहुत आगे हैं। ऑटोमोबाइल में जाएं तो उनका रतन टाटा है, उसने इलेक्ट्रिक जो हैं कार्स वो की हैं और काफ़ी लो प्राइस पे की हैं, जबकि उसके एज़ कम्पेयर एलन मस्क को देखें तो एलन मस्क ने अपना एक प्लांट लगाया है इंडिया में, तो उसको कंपेयर करने में अगर जाएँ तो रतन टाटा ने अपनी कार्स की हैं और उसने कम प्राइस पे की हैं, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स के हिसाब से भी और हर चीज़ में अगर कहें तो इंडिया आगे है। मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे। क्यों, क्या वजह? मेरे तो ये है कि उनका तो मज़हब की वजह से, क्योंकि उनमें वहाँ पे आपस में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो आपके जो लिंक्स डेवलप करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो नहीं हो पाते। तो इसी तरह का सीन है। आपके यहाँ तो मज़हब एक है, आपके यहाँ क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं? टीटीपी वाले, बीएलए वाले, वो सिंधु देश वाले, एसआरए वाले, आपके यहाँ तो मज़हब एक ही है ना, फिर आपके यहाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं? आपके यहाँ ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? उसके लिए आप तो कह दो कि हाँ भारत कहाँ थे उसमें, भारत का कर तो आप ही के मज़हब वाले रहे हैं ना। ये नहीं सोचेंगे हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत आराम से रहता है, बढ़िया से रह रहा है। छोटी मोटी झड़पें झगड़े वो तो हर जगह होते हैं, छोटी मोटी। अगर हमारे यहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता तो मुसलमान इतने बड़े नहीं होते। उनका भी इस देश में उतना ही योगदान है देश के विकास में जितना पूरे हर धर्म का, हर कौम का, हर जाति का है। सब मिले हैं तभी तो डेवलप हो रहा है ना। आपकी तरह सब अलग अलग होते, पंजाब वाले अलग, सिंध वाले अलग, बलूचिस्तान वाले अलग, तो कैसे होता? वही होता जो पाकिस्तान में हो रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा है, डेवलपमेंट का आता पता नहीं। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को तो टेक के अंदर हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। हमारा टेक पे इस टाइम कोई भी काम नहीं हो रहा। हमारे स्टूडेंट्स जो भी टेक के आ रहे हैं, आईटी के हों, सीएस के हों, सॉफ्टवेयर के हों,
वो बाहर के मुल्कों को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम कोई नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान के अंदर उनको इतना पे नहीं किया जाता कि वो अपने नीड्स पूरी कर सकें। दूसरी बात ये कि अगर मोदी ने दोबारा आरएसएस का एजेंडा अपनाया तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएगा, जाहिर सी बात है, उसने फिर आ जाना है। तो उसके अंदर कंटिन्यू रहेगी, साथ साथ वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कंटिन्यू रहेगी। साथ साथ उसके आईआर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस उसने बहुत अच्छे कर लिए पाकिस्तान की निस्बत। डिफेंस पे वो अपना पैसा अन्यवाह ही लगाई जा रहा है, कोई पता नहीं है, चले ना चले पैसा लगाना है उसने बस। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम का जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है, क्या 2024 के इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे और इंडिया की डेवलपमेंट और आगे जाएगी या पीछे आएगी। लोगों को क्लिक कीजिए, नीचे फर्दर दी हुई मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच जरूर कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए होस्ट हैं महविश नाज, शायद मैंने नाम सही पढ़ा है। मेरी एक आपको फीडबैक है कि आप काउंटर क्यों नहीं करते? जो वो बोल रहे हैं सुन लेते हैं, काउंटर कीजिए ना। आपको भी पता है ना चीजें, पढ़ती लिखती हैं कि नहीं आप? काउंटर कीजिए, तब तो सच, तब तो बैलेंस हो। आपकी जो इरेक्शन है तब तो बैलेंस होगा। अगर आप काउंटर नहीं करेंगे तो बैलेंस कैसे होगा? अगर वो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई एक भी डेवलपमेंट नहीं हुई है तो आप कुछ तो बताएं ना कि भाई आप देखें उनके एयरपोर्ट्स कितने नए बन गए, आप देखें कि उनकी सड़कें कितनी अच्छी बन गई, आप देखें उनके की बुलेट ट्रेन आ रही है, आप देखें उनके रेलवे का सिस्टम कितना अच्छा होता जा रहा है। आप ये सब कहेंगी तब तो सामने वाला थोड़ा काउंटर करने की कोशिश करेगा, पढ़ेगा लिखेगा। ऐसे तो फिर चलिए एक तरफा चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने लिखने से याद आया, अगर आप भारत के सियासी और सामाजिक मूड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंडिया आफ्टर गांधी नाम की किताब को जरूर पढ़ें। इसे बड़े हिस्टोरियन हैं रामचंद्र गुहा, उन्होंने लिखा है। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप कुकू एफएम पर इसकी बुक समरी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड अप्रैल 50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। पाकिस्तानियों के जब इंटरव्यू सुनता हूं ना तो एक आध तो उसमें मिल ही जाते हैं जो गजब के आदमी होते हैं। उनका दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बस जो फीड है वो बोल दो, पढ़ दो। खैर ठीक है यार, करो, आपकी मर्जी है। देखो, सच्चाई नहीं माननी है या आपके ऊपर है। सच मानेंगे तो हो सकता है उसके हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा, उसके लिए काम करेगा कि भाई हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। नहीं मानेंगे मत मानिए, आपका नुकसान है। दूसरा आता है कि 2024 में क्या होगा। देखिए 2024 में क्या होगा ये तो अभी से बताया नहीं जा सकता, अभी 2 साल का वक्त बाकी है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि डेवलपमेंट जो भी नेता करेगा, जो इस देश के लोगों के लिए काम करेगा, जो इस देश के लोगों की परेशानियों को कम करेगा, जो इस देश के लोगों को रोजगार देगा, जो इस देश के लोगों को दुनिया के नक्शे पर बहुत अच्छी छवि बनाएगा, वो जीतेगा। अब वो चाहे मोदी हो या कोई और दूसरा हो। जो देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करेगा वही जीतेगा। इसका फैसला जनता को करना है। जनता वोट देगी, जिसको चुनेगी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जनता अब गई है समझ, उसे चाहिए डेवलपमेंट, उसे दिखना चाहिए जमीन पे, कागज पे नहीं है भैया। सड़क अगर बनी है ना, एक्सप्रेसवेज बने हैं तो वो सड़क दिखती है कहां है। बिजली आ रही है तो वो दिखती है कि बिजली कहां है। 5G आ रहा है तो वो दिखता है कि 5G आ रहा है। आपकी तरह नहीं है कि 4 साल से डैम बन रहे हैं तो जी बन नहीं रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। खैर, तो ये है भारत की डेवलपमेंट का राज और तय जनता को करना है। तय जनता 2024 में कर लेगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।